Assalamu alaikum students, myself Muhammad Imran. Today we are going to discuss about inflammation कि इन्फ्लामेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन क्या है? हमारी एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है, ब्लड वेसल्स का एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है टुवर्ड्स एनी इंजरियस एजेंट, कि हमारी बॉडी किसी भी एजेंट के खिलाफ क्या एक वस्कुलराइज रिस्पांस होता है हमारी बॉडी का अगेंस्ट एनी पैथोजन या अगेंस्ट एनी इंजरी। तो इन्फ्लामेशन क्या है बच्चे? एन अडेप्टिव और प्रोटेक्टिव रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी इंजरियस एजेंट और द इंजरी। अब इन्फ्लामेशन की अब डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं कि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है और हमारे पास दूसरी टाइप होती है उसकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। आज हम जो डिस्कस करेंगे बच्चे वो हमारे पास है एक्यूट इन्फ्लामेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होती है? ये हमारे पास एक रैपिड और सडन हमारे पास रिस्पांस होता है बॉडी का टुवर्ड्स एनी इंजरियस एजेंट। ये फॉर फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स चलती है हमारे पास। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कुछ कार्डिनल साइंस अपेयर होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या एक्यूट इन्फ्लामेशन चल रही है। एक्यूट इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस क्या होते हैं कि जब भी कहीं इन्फ्लामेशन होगी उसके हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होंगे। तो हमारे पास क्या होंगे? हम पहले बात कर लेते हैं कि कार्डिनल साइंस हमारे पास क्या क्या है। कार्डिनल साइंस में देखें तो सबसे पहले क्या, रेडनेस, जिसको हम ग्रीक वर्ड में यूज करते थे, इसको रोबर कहते थे। रोबर आप लोग इसका सिर्फ ये भी लिख सकते हो, आप उनके ये साइंटिफिक नेम है, मैंने इसलिए मेंशन किए हैं कि अगर वो कभी इनमें से भी पूछ सकते हैं आपसे तो आपको इन चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए कि रोबर हम वर्ड यूज करते होते हैं रेडनेस के लिए। अब ट्यूमर हम वर्ड यूज करते होते हैं स्वेलिंग के लिए। कैलर किसके लिए यूज करते होते हैं? हीट के लिए। और डॉलर हम वर्ड यूज करते हैं पेन के लिए। और लास्ट पे जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो लास्ट पे हमारे पास क्या आता है? फंक्टियोलेस से आ जाता है। वो क्या होता है हमारे पास? लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, कि बॉडी हमारे फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब हम बात करें एक्यूट इन्फ्लामेशन की। ये क्या है? सडन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, रैपिड रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का अगेंस्ट एनी एंटीजन। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर ये जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन क्यों होती है? ये किस तरह का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है? इसके क्या फायदे हैं हमारी बॉडी को इन्फ्लामेशन के? तो बच्चे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि पर्पस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के क्या पर्पस होते हैं कि हमारे पास वो वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन करके क्या कर देती हैं, जो वो इन्फेक्शन होता है, जो इंजरी काज कर होता है, उसको क्या कर देती हैं, वो इन्फेक्शन को लोकलाइज कर देती हैं। उसके बाद फिर क्या है, डिफरेंट केमिकल सेक्रेट होते हैं, डिफरेंट जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे पास, वो सेक्रेट होते हैं। वो क्या करते हैं हमारे पास, उस जो हमारे पास इंजरी काज कर रहा है वो पैथोजन जो है उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास जो इंजरी है वो लिमिट हो जाएगी। और एक और इसका रिस्पांस होता है हमारे इन्फ्लामेशन का कि वो हमारे पास एक रूट, एक पाथवे प्रोवाइड करती है फॉर द अडॉप्टेशन, या जो इंजरी हो चुकी होती है उसको रिपेयर करने में अंदर हेल्प कर रही होती है। ये हमारे पास क्या होते हैं? पर्पस या एडवांटेजेस होते हैं इन्फ्लामेशन के। अब बच्चे मोस्टली अगर बात करें कि सेल्स की बात करें, जनरल बात करें इन्फ्लामेशन के अंदर कौन से सेल्स का लेवल इंक्रीज होता है, तो मोस्टली हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, या हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिनके लेवल हमारे पास रेज्ड होते हैं। अब फिर डिफरेंस आ जाता है कि आया कि एक्यूट इन्फ्लामेशन है या क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम लोग सेल्स की बेस पे कैसे डिवाइड करेंगे। तो बच्चे सेल्स की बेस पे डिवीजन की बात आएगी तो एक्यूट इन्फ्लामेशन का एक हॉलमार्क होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल जो होंगे इनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा होगा। और अगर हम बात करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तो बच्चे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हमारे पास लिम्फोसाइट्स एंड जो मैक्रोफेजेस हैं इनके लेवल क्या होते हैं फॉर क्रोनिक, इनके लेवल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर इन दोनों में से बात करें तो हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास ये हॉलमार्क होता है कि वहां पे क्या है, कोई ना कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन चल रही है। इसके अलावा एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए हमारे पास ये चीज जरूरी है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर ना हमारे पास ये इन्फ्लामेशन या रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, ये तमाम चीजें यानी ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का पार्ट है, नॉट द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसके अंदर इसके हॉलमार्क हमने दो बातें की हैं कि हॉलमार्क कौन सी हैं, इसमें क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हमने क्या बात की, इसके अंदर क्या होंगे, कार्डिनल साइंस जो होंगे ना, कार्डिनल साइंस हमारे पास क्या होंगे, अपेयर होंगे। अब बच्चे जो हमारी बॉडी का रिस्पांस होता है, जो ब्लड वेसल्स का रिस्पांस होता है, उसको हम लोग दो में डिवाइड करते होते हैं।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स का रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते होते हैं। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, जो चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑन द ब्लड वेसल्स, वो चेंजेस कौन सी, हम यहाँ से अब ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज़ को, हम थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको, कि यहाँ पे क्या होती है। पहले हम देखते हैं उसकी दो तरह की चेंजेस आती हैं, एक वास्कुलर चेंजेस आती हैं जो कि हमारे पास ब्लड वेसल के ऊपर, ब्लड वेसल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, वो वास्कुलर चेंजेस होती हैं। और साथ में हमारे पास कौन से होते हैं, दूसरी हमारे पास होती हैं सेलुलर चेंजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हम अभी बात कर रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग वेस्कुलर फेज और ड्यूरिंग सेलुलर फेज। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे वेस्कुलर की, तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जैसे ही एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ना, सबसे पहले काम क्या होगा, टेम्परेरी होगी वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी पहले, दैट इज फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन। अचानक जैसे कोई इंजरी होगी सबसे पहले क्या होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। थोड़ी देर के लिए फॉर फ्यू सेकंड्स हमारे पास क्या होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, फिर उसको फॉलो कर लेती है वैसोडाइलेशन। अब जब वैसोडाइलेशन होती है बच्चे, वैसोडाइलेशन में क्या होता है हमारे पास, वैसोडाइलेशन क्यों हो रही होती है, कौन कौन से ऐसे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो हमारे पास वैसोडाइलेशन काज करवा रहे होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, केमिकल मीडिएटर्स जो हमारे पास वैसोडाइलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो वैसोडाइलेशन करवा रहे होते हैं। उसमें हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो सकते हैं, उसमें हमारे पास मोस्ट जो होती है हिस्टामीन या हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बच्चे ये क्या कर देते हैं, ये तीनों टीएनएफ है, हिस्टामीन है या प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारे पास क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन कर देते हैं। अब आप खुद सोचो जब वैसोडाइलेशन होगी तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो उस एरिया का ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो उस एरिया के अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसको साथ साथ हम कार्डिनल साइंस को भी लेके चलते हैं ड्यूरिंग वेस्कुलर चेंजेस। तो जैसे ही बच्चे क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने से क्या होगा, उस एरिया में रेडनेस अपीयर होगी। और हमें पता है कि जो ब्लड होता है ना वो हीट की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ पे वैसोडाइलेशन होगी वहाँ पे रेडनेस और हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, रेडनेस और हीट प्रोड्यूस हो गई। अब इसके बाद फिर क्या चीज़ आते थे हमारे पास, कि हमने बात की कि वैसोडाइलेशन किसकी वजह से हो रही थी, हिस्टामीन या प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रही थी। ये थे केमिकल मीडिएटर्स। और आप लोगों को ये पता होगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, ये हमारे पास जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है उसको ये कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। पेन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जब पेन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास कार्डिनल साइंस में डॉलर, जिसे हम कह रहे हैं पेन आता है, तो पेन भी आ जाएगा। तो हमने क्या देख लिया, रेडनेस, हीट, पेन देख लिया। अब इसके बाद फिर क्या है हमारे पास, जैसे वैसोडाइलेशन होगी ना तो क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स जो होंगे, एंडोथेलियम की क्या हो जाएगी, एंडोथेलियल कंट्रैक्ट करेगी, एंडोथेलियल की क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। और आपको पता है कि जब वैसोडाइलेशन होती है तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होती है, स्पेस इंक्रीज हो जाती है। मोस्टली ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स और कैपिलरीज के लेवल पे ये चेंजेस जो हो रही है ना ये वहाँ पे आ रही होती हैं। फिर एंडोथेलियल जैसे कंट्रैक्ट करेगी तो दरम्यान में क्या उनका एरियाज इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेस बढ़ जाएगी। जैसे ही स्पेस बढ़ेगी उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, थर्ड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करेंगी, वो हमारे पास इंट्रासेलुलर से निकल के कह रहा हूँ, ब्लड वेसल से निकल के ये हमारे पास कहाँ चली जाएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर चली जाएंगी। और आपको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का बच्चे क्या काम होता है, ये ऑनकोटिक प्रेशर डेवलप कर रही होती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। जैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड वेसल से निकलेंगी तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाहर चली जाएंगी तो क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, फ्लूइड को आउट ऑफ द ब्लड वेसल फेंकेगा। तो जब फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड वेसल जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारे पास स्वेलिंग हो जाएगी। आपकी ये जब ये चार चीजें हो जाएंगी तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पास फंक्शनल ऐसी हो जाता है कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो बॉडी के अबनॉर्मल हो जाते हैं। अब ये देखिए उसकी वैस्कुलर चेंजेस थी, वैसोकंस्ट्रिक्शन दैट इज फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स हमने बात कर लिए जो इन्वॉल्व होते हैं।
फिर एंडोथेलियल की एक्टिवेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड दे एंटर इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर वाली साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और बच्चे एक और बात कि जब हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर जा रही हैं उनको फॉलो करता हुआ जो वाटर है या जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड भी क्या करेंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे जो स्वेलिंग कर रहे हैं। जब फ्लूइड बच्चे बाहर की तरफ चले जाएंगे तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। तो ब्लड सेल्स क्या होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में अंदर आ जाएंगे। जब वो कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर आएंगे तो उस एरिया में क्या होगा जो फ्लो होगा ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब जब फ्लो स्लो डाउन होगा तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा लोकलाइज हो जाएगा। कि जब वहां से ब्लड का फ्लो जब कंसंट्रेटेड हो जाएगा ब्लड, उसकी वजह से क्या हो जाएगा जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं करेगा, वो लोकलाइज हो जाएगा। ये थी हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस। अब बात करते हैं हम लोग सेलुलर चेंजेस। अब ये भी हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर ही आ रही होती हैं। अब इसके अंदर देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ब्लड वेसल। अब इसमें सेलुलर चेंजेस के अंदर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर हमने बात की कि क्या होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा होता है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स है सेलुलर चेंज के। पहले क्या होती है हमारे पास एंडोथेलियल एक्टिवेशन, एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है मार्जिनेशन, मार्जिनेशन के बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, मार्जिनेशन के बाद क्या होती है उसकी रोलिंग और एडहियन, रोलिंग एंड एडहियन। और फिर क्या होता है हमारे पास उसकी ट्रांसमाइग्रेशन, और लास्ट में हमारे पास पॉइंट की ट्रांसमाइग्रेशन के बाद क्या हो जाती है वो कीमोटैक्सिस होती है। कीमोटैक्सिस के जरिए कीमोटैक्सिस साथ में क्या हो जाएगी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। जी बच्चे अब क्या होगा कि बात कर लेते हैं कि एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगी। तो पहले हम बात करते हैं मार्जिनेशन क्या होती है। मार्जिनेशन का ये और मतलब होता है कि जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं अपने आप को अरेंज करने लग जाते हैं थ्रू द पेरिफेरी। वो अपने आप को पेरिफेरी के ऊपर ना क्या करते हैं अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम होती है ना उसके साथ अपने आप को अरेंज करने लग जाते हैं। जो अकोमोडेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू द एंडोथेलियल लाइनिंग इज नोन एज मार्जिनेशन। अब मार्जिनेशन के बाद क्या होता है क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है, अब ये अपने आप को करीब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है पीछे से ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं ये आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं जैसे वो यहाँ पे आगे टच करेंगे ना ब्लड वेसल को, यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं डिफरेंट हमारे पास साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होती हैं, डिफरेंट साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होती हैं। वो क्या करती हैं इस न्यूट्रोफिल को अपने पास पकड़ने की कोशिश करती हैं, लूज एडहियन प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं साइटोकाइनिन जो होते हैं हमारे पास जो लूज एडहियन प्रोवाइड कर रही होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं सिलेक्टेंस। सिलेक्टेंस क्या कर रही होती हैं वो अपने न्यूट्रोफिल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या उनके दिमाग जो बॉन्डिंग होती है ना वो लूज बॉन्डिंग होती है, पीछे से प्रेशर होता है ब्लड का, तो ये क्या करते हैं फिर आगे रोल ऑन हो जाते हैं। आगे में पड़े होते हैं वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आगे ये रोल ऑन हो जाते हैं। फिर अगर एक पॉइंट ऐसा आता है एक तो इनकी स्पीड ऐसे ऐसे ना स्लो होती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकी क्या हो जाती है फिल्म अटैचमेंट हो जाती है, फिल्म एडहियन हो जाती है। अब फिल्म एडहियन के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है हमारे पास, और हमारे पास होते हैं साइटोकाइनिन, इन्हें हम कहते होते हैं इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन्स क्या करती हैं, इंटेग्रिन्स हमारे पास वो न्यूट्रोफिल्स को क्या करती हैं फिल्म एडहियन प्रोवाइड कर देती हैं, अपने उसको क्या करते हैं अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वो रुक जाएगा, यहाँ से आगे वो मूव नहीं करेगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर हमने बात की कि उसकी क्या होनी है रोलिंग हो गई, उसकी आगे के मूव कर रहा है, फिर उसकी क्या होगी फिल्म एडहियन हो गई। एडहियन के बाद फिर क्या हो रही है अभी यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेशन, एंडोथेलियल एक्टिवेट होगी। एंडोथेलियल को कौन एक्टिवेट करेगा, यही हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन या जो न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल क्या करेगा, न्यूट्रोफिल के अंदर भी एबिलिटी होती है इसको डिस्ट्रॉय करने की, वो क्या करेगा इसके अंदर क्या कर देगा स्पेस या पोर्स क्रिएट कर देगा। अब दूसरा क्या न्यूट्रोफिल के अंदर एबिलिटी होती है वो क्या कहते हैं डायापिडेसिस, वो क्या करते हैं स्क्वीज करके ब्लड वेसल से निकल जाएंगे। जो ब्लड वेसल से निकल के एक्सटर्नल स्पेस के अंदर आ रहे होते हैं दैट प्रोसेस फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन। अब ट्रांसमाइग्रेशन हो गई है, अब ट्रांसमाइग्रेशन के बाद फिर क्या होना है बच्चे लास्ट पे कीमोटैक्सिस। जहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ना कोई इंजरी थी, यहाँ पे जो इंजरी थी क्या होगा ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद वो जब यहाँ पे आ जाएंगे एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर आ जाएंगे तो कीमोटैक्सिस के जरिए कीमोटैक्सिस क्या होती है
डिफरेंट केमिकल सेक्रेट होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल्स हमारे पास वो जो इंजर्ड एरिया है वो इंजर्ड एरिया केमिकल सेक्रेट करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होता है, वो कीमोटैक्सिस कहते हैं, केमिकल सेक्रेट करते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल उस जगह पे पहुंच जाते हैं, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, एंडोथेलियल की एक्टिवेशन हो जाती है, न्यूट्रोफिल वहाँ पे पहुँचते हैं और न्यूट्रोफिल फिर अटैच के करवा रहे होते हैं। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, C3b कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साथ में हमारे पास होते हैं कुछ एंटीबॉडीज, क्योंकि इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज के जो होते हैं ना FC रिसेप्टर, ये दोनों जो C3b और FC रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को जो बैक्टीरिया होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे वो हमारे पास अटैच करवाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था, न्यूट्रोफिल था, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर साथ में हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी है, इसका FC है, वो क्या करेगा उस न्यूट्रोफिल के साथ उस एंटीजन को क्या कर देगा, अटैच करवा देगा। जैसे वो अटैच होंगे तो क्या होगी, एक्टिन जो होंगी, एक्टिन वो हमारे पास क्या एक्टिवेट हो जाएंगी, वो क्या करेंगे हमारे पास सीडोपोडिया। सीडोपोडिया में क्या मतलब, सीडोपोडिया क्या होते हैं हमारे पास कि वो हमारे पास ना इसको जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है उसको क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगी। इनगल्फ करने के बाद फिर वो लाइसोसोमल फैगोसोम्स बन जाएंगे। वो लाइसोसोमल फैगोसोम क्या करेंगे बच्चे, वो हमारे पास डिस्ट्रक्शन कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं लाइसोसोम के अंदर। वो क्या कर देंगे, जो भी इन्फेक्शन था उसकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। बेटा ये हमारे पास क्या थी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी। हमने इसमें क्या चीज़ डिस्कस की है, आप लोग बता चुका हूँ। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या चीज़ें होती है, मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएचएस के लिहाज से वो उसके अंदर पूछ जाते हैं वेस्कुलर चेंजेस और सेलुलर चेंजेस। वेस्कुलर चेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ कि वेसोकंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वेसोडाइलेशन। फिर क्या होगी हमारे पास, जब वेसोडाइलेशन हो रही है स्पेस इंक्रीज हो रही है, स्पेस इंक्रीज होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेंगी, बाहर चली जाएंगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाहर चली जाएंगी, ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल के अंदर कम हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द ब्लड वेसल मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग वगैरह हो रही थी। ये क्या था, वेस्कुलर चेंजेस ये हो रही थी हमारे पास। ये कहाँ पे हो रही थी, आर्टरियोज, वेन्स और कैपिलरीज के लेवल पे हो रही थी। फिर सेलुलर लेवल में हमने क्या बात की कि सबसे पहले क्या आती, मार्जिनेशन। न्यूट्रोफिल अपने आप को पेरिफेरी के अंदर ब्लड वेसल के साथ अपने आप को आके अटैच करेंगे, बता के लोकलाइज कर लेंगे, अपने आप को करीब करीब कर लेंगे। फिर क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सिलेक्टिन और इंटेग्रिन्स। सिलेक्टिन क्या करती हैं, लूज एडियन प्रोवाइड करती हैं कि उनको भी छोड़ के वो आगे चला जाता है, आगे मूव करता है। फिर रोलिंग होती है उनकी, रोलिंग आहिस्ते आहिस्ते क्या होती है, वो स्लो डाउन होते जाते हैं। आखिर में क्या होता है, हमारे पास इंटेग्रिन्स आ जाते हैं जो उनको फिल्म एडियन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर मेडियन के बाद फिर क्या होगा, जो यही जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, उस एंडोथेलियम को थोड़ा इंजर्ड कर देते हैं, स्पेस बढ़ जाती है, ट्रांसमाइग्रेट करके वो बाहर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, कीमोटैक्सिस के जरिए वो हमारे पास पहुंच जाएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे वो बैक्टीरिया मौजूद है। तो उसको बैक्टीरिया के पास फिर क्या होगा, हमारे पास वहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन वो काउंट करवा रहे होंगे, C3b और FC रिसेप्टर जो होंगे एंटीबॉडीज के वो करवा रहे होंगे। जैसे वो अटैच करवाएंगे उसको तो बैक्टीरिया जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं उनके क्या होंगे, सीडोपोडिया बनेंगे, वो उसको इनगल्फ कर लेंगे, फैगोसोम्स बन जाएंगे। जो फैगोसोम्स होते हैं वो फिर हमारे पास लाइसोसोमल फैगोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो लाइसोसोम होती है वो क्या करेगी, वो हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सेक्रेट करेगी, वो फिर क्या कर देगी, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये क्या था, हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।